रडार पे हमारे हैं एनबीसीसी और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर अनूप कुमार मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएमडी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। आप सबको बता दो, ये कंपनी हमारे रडार पे इसीलिए आई क्योंकि कल ही खबरें आई कि इस कंपनी को नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज द्वारा। मेरे ख्याल से 15वीं कंपनी ऐसी है जिसे नवरत्न का स्टेटस मिला है। इसका आसान शब्द में मतलब हो कि इस कंपनी के पास ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, ज्यादा आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। बट मित्तल साहब, सबसे पहले क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस के 55 साल हो गए, उसके बाद एक नवरत्न स्टेटस इस कंपनी को फाइनली मिल गया है। क्या मतलब हो इस नवरत्न स्टेटस का और कितना फायदा इस कंपनी को इसका मिलेगा? देखिए, जहाँ तक मतलब का बात है तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी प्राइड की बात है कि आफ्टर 55 इयर्स ऑफ जर्नी कंपनी को ये स्टेटस मिल गया है। जहाँ तक बात आपने पूछी कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बहुत फ़ायदा है। हम लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं जिसमें हम पीएमसी रियल इस्टेट रीडेवलपमेंट करते हैं, तो अब काफ़ी ऑटोनॉमी मिल जाएगी, फ्रीडम होगी। हम लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा फ्रीली कर सकते हैं और साथ साथ जॉइंट वेंचर हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा ग्लोबली जाने का पहले भी इरादा था, तो अब इस स्टेटस के बाद शायद बहुत इजी हो जाएगा और डेफिनेटली इससे कंपनी का दोनों तरफ से फायदा होगा, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, नो डाउट। इसका मतलब आसान शब्दों में कंपनी शायद यहाँ से अब थोड़ी सी और एग्रेसिव होती हुई नजर आएगी क्योंकि एक कंसिडरेबल फ्री हैंड होगा इस कंपनी के पास। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि थोड़ा नहीं, बहुत एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे। और ये खबर तो कल आई है, लेकिन थोड़ा आइडिया तो 2-4 महीने से लग जाता है कि हम लोग नवरत्न के लिए एंटाइटल थे। तो हमने लास्ट एक क्वार्टर में कोशिश की है कि ग्लोबली 2-3 जगह काम के लिए। तो लास्ट मंथ हमने एक एग्रीमेंट भी साइन किया ओमान गवर्नमेंट की एक एजेंसी के साथ में, और लास्ट वीक आई वाज इन टर्की आल्सो फॉर सेम पर्पस। एंड आप देखेंगे अगले 1-2 क्वार्टर में कि कुछ प्रोजेक्ट्स इन दोनों कंट्रीज में शुरू होंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ा अहम चीज ये है कि कुछ सिख पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिनकी पास लैंड बैंक एक एसेट है और उनसे हमारी डिस्कशन चल रही है काफ़ी दिन से। तो अब स्टेटस मिलने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि या तो उस कंपनी की वो लैंड खरीदें, एक्वायर कर लें या जॉइंट वेंचर करें, जिससे कि विन विन सिचुएशन दोनों पब्लिक सेक्टर के लिए होगी। इंटरेस्टिंग। सबसे पहले क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, आप एग्रेसिव वहां पे होते हुए नजर आएंगे। इस टाइम पे एनबीसीसी का डोमेस्टिक मार्केट से कितना रेवेन्यू है, इंटरनेशनल मार्केट से कितना एक्सपोजर है, कितना कंट्रीब्यूशन आता है? देखिए, एट प्रेजेंट करीब 98% तो डोमेस्टिक मार्केट से आता है और 2% फ्रॉम ग्लोबल मार्केट से आता है। और आप जब कह रहे हैं कि आप ओमान जा रहे हैं या टर्की जैसे मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश है, तो ये क्या भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे आप एस्टैब्लिश करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, या फिर उन गवर्नमेंट्स के या फिर उस ज्योग्राफी स्पेसिफिक ही प्रोजेक्ट्स हैं, किसी और के हैं? नहीं, जहाँ तक टर्की और ओमान की बात है, दोनों ही जगह वो लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के नहीं है। तो दोनों ही जगह हम पहले से कुछ काम कर रहे हैं। टर्की में ऑलरेडी, उसको थोड़ा एक्सपेंड करने का इरादा है, और सिमिलरली ओमान में भी गवर्नमेंट ऑफ ओमान के ही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपने सर करी थी कि जो सिख पीएसयूज है उनसे आप लैंड पार्सल्स यानी कि जमीन एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। क्या प्लान्स है और क्या सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इस लैंड एक्विजिशन के लिए? नहीं, सरकार ने तो कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर ही ऑलरेडी मार्केट में है। उन लैंड पार्सल्स को हमें देने के लिए या तो इक्विटी बेसिस पे वो हमसे जॉइंट वेंचर में डेवलप कराएंगे, और या वो कुछ आउटराइट परचेज की बात चल रही है। तो उनके बोर्ड ने, कुछ कंपनी के बोर्ड ने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है एनबीसीसी के साथ उसका व्यापार करने के लिए। और कौन से पीएसयूज आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनसे बातचीत चल रही है? देखिए, अब उनका नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ सिख पीएसयूज हैं जिनके पास लैंड बैंक ऑलरेडी है, और लैंड वाकई में उनके लिए बहुत प्रिसीज है। उसके कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन से जितना फंड्स जनरेट होगा तो काफी उनको मदद मिलेगी। और ये मॉडल हमने पीछे रीडेवलपमेंट में एस्टेब्लिश भी कर दिया है। इंटरेस्टिंगली ये कंपनी एनबीसीसी अब रियल एस्टेट पे खासा थ्रस्ट देने की बात कर रही है। एक प्लान में पड़ रहा था 1000 हाउसिंग यूनिट डेवलप करने के अक्रॉस सिटीज। इस साल ही शायद इस कंपनी की योजना है सर्विस अपार्टमेंट्स लखनऊ में। क्या योजना है सर? देखिए, जब रियल एस्टेट में हम पिछले 25 साल से हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से थोड़ा एग्रेसिवली हम इस मार्केट में आ गए हैं।
क्योंकि उसका कारण यह है कि एक आम कस्टमर को ये लगता है कि जितने भी छोटे मोटे बड़े बड़े ये डेवलपर्स आए हैं उनके ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है। तो एक पब्लिक सेक्टर होने से उनको क्लैरिटी रहती है, ट्रस्ट रहता है, तो हमने थोड़ा एग्रेशन इसमें अडॉप्ट किया है। तो इस साल में हम लोग एक तो लखनऊ में हम लोग एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कॉमर्शियल भी है और सर्विस अपार्टमेंट्स भी। ओके। और इसके अलावा गुड़गांव में हम 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो रेजिडेंशियल हैं, उनकी डिलीवरी भी उसके बाद देंगे। एक खेकड़ा बिल्कुल एनसीआर एरिया में है, दिल्ली बॉर्डर पे, उसकी हम डिलीवरी देना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से करीब करीब 25 लोकेशंस पे हम लोग रियल एस्टेट कर रहे हैं। तो और नेक्स्ट ईयर से और थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ेगा इसमें, आप देखेंगे। अच्छा, 25 साल आप रियल एस्टेट में थे, उसके बावजूद इस टाइम पे जो रेवेन्यू मिक्स है उसका मेरे ख्याल से 15-16% के आसपास रियल एस्टेट से कंट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यूज के फ्रंट पे। जब आप यहाँ से एग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं, कोई टारगेट्स आपने रख रखे होंगे, कुल रेवेन्यूज में कितना कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा सर? देखिए साहब, इस साल का हमारा टारगेट यह है कि 15% को बढ़ाकर हम 20 और 25 के बीच में दरमियान लेके जाएं। हाँ। और उसके बाद अगले 5 साल में टोटल रेवेन्यू कंपनी का 50% रियल एस्टेट से आना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। रियल एस्टेट में एग्रेशन की कोई खास वजह, क्या वहाँ पे मार्जिन्स बेटर नजर आते हैं, प्रोस्पेक्ट्स बेटर नजर आते हैं? बिल्कुल जी, एक तो मार्जिन्स ज्यादा हैं, हाँ। प्रोस्पेक्ट ज्यादा हैं, और जो कस्टमर बेस है वो एक पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। जितनी भी हमने स्कीम्स लॉन्च की हैं उसका रिस्पॉन्स देखने से ऐसा लगता है कि पब्लिक सेक्टर में लोगों का बड़ा ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। और दूसरा एक रीजन है कि अभी हमने रीडेवलपमेंट भी हमने शुरू किया है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का। ऑफ कोर्स उसकी सेल हम अभी प्राइवेट को नहीं दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट को है, लेकिन फ्यूचर प्लान्स में गवर्नमेंट की भी ये स्कीम है कि उसको प्राइवेट के लिए भी ओपन करें। तो ये सब कुल मिला के सब कुछ रियल एस्टेट में जाता है, तो यही एक कारण है कि जिससे हम रियल एस्टेट में थोड़ा बढ़ना चाहते हैं। ओके। अब तक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है वो सबसे बड़ा आपका रेवेन्यू मोबिलाइजर है, 80-82% के आसपास के रेवेन्यूज वहां से आते हैं। ये क्या फी कमीशन बेस पे चलता है और इसमें का मेजर क्लाइंटेल तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स कंपनीज ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% फी पैटर्न पे चलता है। और ये हम क्लाइंट के लिए फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग सर्विस देते हैं, जहां पर डिजाइन से लेकर सुपरविजन और हैंडिंग ओवर और इवन उसके बाद में मेंटेनेंस भी जब जरूरत होती है वो अंडरटेक करते हैं। और इसमें हमारे तकरीबन समझ लीजिए सारे क्लाइंट वैसे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन 70% आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा क्लाइंट है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और 30% में आती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और कुछ पब्लिक सेक्टर। ओके। इस टाइम पे फिर कंपनी की ऑर्डर बुक का क्या हाल है सर? अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक या आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितनी है, कहाँ पे है? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक अगर आप बात करें 1 जून को करीब 16,000 करोड़ थी, और इस साल टॉप लाइन यानी टर्नओवर करने के बाद हमारी जो उम्मीद है कि ये करीब करीब 20,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। कितनी ऑर्डर बुक की सर आपने? 16,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है 1 जून जी। और 4,000 करोड़ रुपए के आसपास के FY14 रेवेन्यूज थे, यानी कि अच्छी खासी 4 साल की एटलीस्ट विजिबिलिटी है इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक के फ्रंट पे।